हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हम लोग का फ्रेंड्स बीपीएससी 659 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन। फ्रेंड्स, हम लोग ने प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन का सीरीज इसलिए रखा है ताकि हम क्विक में रिवीजन हो जाए आपके एग्जाम से पहले। सब आज पहला क्वेश्चन है जो कि भारतीय इतिहास का होगा। प्राचीन भारत का इतिहास है। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है? तो फ्रेंड इनमें से ये बी ए स्मिथ जो है वो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं है। बाकी सभी है। ठीक है, देखिए आर डी बनर्जी, के एन दीक्षित, ठीक है, और एम एस वर्ष जो है वो तीनों हड़प्पा तथा मोहनजोदाड़ो के उत्खनन से संबंधित थे। जबकि बी ए स्मिथ एक ब्रिटिश इतिहासकार थे। ठीक है, इन्होंने अशोक तथा अकबर जैसे शासकों पर पुस्तक लिखी है। वी ए स्मिथ, ठीक है, इसके द्वारा लिखी गई कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें जो कि निम्न है, देख लीजिए। द अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया, द एक्सपोर्ट फोर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया, एटलस ऑफ इंडिया, ये जो है वी ए स्मिथ की पुस्तक है। ठीक है, तो यही फ्रेंड नहीं सही है, बाकी सब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? गौतम बुद्ध जो अपना प्रथम उपदेश सारनाथ में दिए थे। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था तथा उसकी मृत्यु जो है वो 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में हुई थी। ठीक है, गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में तथा सर्वाधिक उपदेश जो है श्रावस्ती में दिया। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया बिहार में निरंजना नदी, वर्तमान में फ्रेंड फल्गु नदी कहते हैं ना, फल्गु नदी के किनारे हुआ। यही फल्गु नदी पर फ्रेंड अभी हाल में है ना रबर डैम बनाया गया है जिसे गयाजी डैम नाम रखा गया, जो जिसकी लंबाई जो है वो 411 मीटर है। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स समुद्रगुप्त को प्राचीन भारत का नेपोलियन कहा जाता है। प्राचीन भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। कई इतिहासकारों का यह मानना है कि मुगल शासक अकबर के बाद समुद्रगुप्त का साम्राज्य श्रेष्ठ था। ठीक है, हरिसेन ने प्रयाग प्रस्ती में समुद्रगुप्त की विजयों के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन किया है। समुद्रगुप्त जो है वो वीणा बजाने में निपुण थे। उसके दरबार में बौद्ध घोष जैसे विद्वान रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो फ्रेंड्स हर्षवर्धन के शासनकाल में हेनसांग जो है वो भारत की यात्रा की थी। चीनी यात्री हेनसांग ने हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी। ठीक है, 630 से 645 ईस्वी तक हेनसांग भारत में रहा। उसने अपनी पुस्तक सी युकी में अपनी यात्रा तथा तत्कालिक भारत का विवरण दिया है। इसके पुस्तक से हर्षकालीन भारत के सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक अवस्था का परिचय मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो फ्रेंड्स कुमार गुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना चंद्रगुप्त द्वितीय के पुत्र कुमार गुप्त ने किया था। नालंदा विश्वविद्यालय प्राचीन भारत में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण केंद्र था। हेनसांग तथा इसिन जैसे यात्री ने नालंदा विश्वविद्यालय की यात्रा की तथा लंबे समय तक यहाँ रहकर बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिका का लेखक कौन था? तो फ्रेंड्स इंडिका का लेखक है मेगास्थनीज, है ना। देखिए प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका की रचना मेगास्थनीज द्वारा की गई थी। मेगास्थनीज एक जो है वो यूनानी, है ना, यूनानी राजदूत था। ठीक है, जो चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत आया था। इस पुस्तक के माध्यम से मौर्य साम्राज्य का संपूर्ण विवरण हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम लोग फ्रेंड्स मध्यकालीन भारतीय इतिहास से रिलेटेड जितने क्वेश्चन पूछे गए हैं उस पर डिस्कस करते हैं। देखिए 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? तो फ्रेंड 2.5 दिन का झोपड़ा जो है वो एक मस्जिद है। 2.5 दिन का झोपड़ा का निर्माण दिल्ली सल्तनत के सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा कराया गया था। 2.5 दिन का झोपड़ा एक मस्जिद है। कई इतिहासकारों का ऐसा मानना है कि इसका निर्माण 2.5 दिनों में करवाया गया था, इसलिए इसका नाम 2.5 दिन का झोपड़ा पड़ा। ठीक है, यह फैन 1199 ईस्वी में पूर्ण रूप से बनकर तैयार हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तुजूक ए बाबरी किस भाषा में लिखी गया था? तो फैन तुजूक ए बाबरी जो है वो तुर्की भाषा में लिखा गया था। तुजूक ए बाबरी का संबंध प्रथम मुगल सम्राट बाबर से है। यह बाबर की आत्मकथा है जो चगताई तुर्की भाषा में लिखी गई है। ठीक है, बाबर के पोते अकबर ने इस आत्मकथा को फारसी में अनुवाद कराया। ठीक है, फारसी में अनुवाद अब्दुल रहीम खाना ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? तो फ्रेंड्स हल्दी घाटी के युद्ध के महाराणा प्रताप के सेना के सेनापति थे हकीम खां। ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में महाराणा प्रताप तथा अकबर के बीच लड़ा गया था। इस लड़ाई में महाराणा प्रताप का सेनापति जो है वो हकीम खां तथा अकबर का सेनापति जो है वो मान सिंह था। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? तो फ्रेंड रायगढ़ जो है वो शिवाजी की राजधानी थी। शिवाजी का जन्म 1627 ईस्वी में शिवनेर दुर्ग में हुआ था। उसके पिता का नाम जो है वो शाहजी भोसले था तथा माता का नाम जीजाबाई था। उन्होंने 1674 ईस्वी में मराठा साम्राज्य की नींव रखी तथा 1674 में ही उसका राज्याभिषेक हुआ था। उसकी राजधानी जो है वो रायगढ़ थी। शिवाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अब फ्रेंड्स आधुनिक भारत के इतिहास से जितने क्वेश्चन है उस पर डिस्कस करेंगे। देखिए किस वर्ष
रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। तो फ्रेंड्स रेगुलेटिंग एक्ट जो है वो 1773 ईस्वी में पारित किया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट को 1773 में पारित किया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन की जांच करना था। इस एक्ट के स्थान पर 1784 ईस्वी में पिट्स इंडिया एक्ट को लागू किया गया था। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो वो 1857 की क्रांति है ना, गवर्नर जनरल कैनिंग के शासनकाल में हुआ था, तो भाई कैनिंग होगा। लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल 1856 से 1862 ईस्वी तक था तथा इसी के शासनकाल में 1857 की क्रांति हुई। इसी के शासनकाल में ब्रिटिश सरकार ने भारत सरकार अधिनियम 1858 के अंतर्गत ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कर दिया गया और कैनिंग को भारत का प्रथम वायसराय बना दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी? तो फिर वो चौरी चौरी कांड घटना के बाद महात्मा गांधी जो है वो 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन की शुरुआत की थी। परंतु क्या होता है ना, 5 फरवरी, डेट याद रखें फ्रेंड्स, 1922 ईस्वी को घटित चौरी चौरा की घटना के बाद उन्होंने असहयोग आंदोलन को जो है 11 फरवरी, डेट एकदम याद रखें फ्रेंड्स, 1922 ईस्वी को स्थगित कर दिया गया। इसी घटना से आहत होकर गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को हिमालय जैसी भूल बताई। फ्रेंड देखिए डेट याद रखेंगे, 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ है ना, 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा कांड घटना होता है, तत्पश्चात 11 फरवरी 1922 ईस्वी को असहयोग आंदोलन वापस ले लिया जाता है, जिसे गांधी जी ने हिमालय जैसी भूल बताई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो फ्रेंड बंग भंग के बाद स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ हुआ था। देखिए फ्रेंड्स 16 जुलाई, डेट याद रखेंगे, 1905 ईस्वी को लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा, ठीक है, घोषणा की गई थी। ठीक है, इसी के विद्रोह में लेकिन 7 अगस्त 1905 ईस्वी को स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई। इस आंदोलन का उद्देश्य ब्रिटिश वस्तुओं का बहिष्कार करना तथा भारतीय वस्तुओं का अधिक प्रयोग करने पर बल देना था। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम महिला अध्यक्ष है वो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष है ना, तो वो सरोजनी नायडू बनी थी। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को की गई थी। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष जो है वो एनी बेसेंट थी। ठीक है, उन्होंने वर्ष 1917 ईस्वी में कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। ठीक है, कलकत्ता अधिवेशन की उन्होंने अध्यक्षता की थी। ठीक है, वही प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष वो सरोजनी नायडू है, उन्होंने कांग्रेस की अध्यक्षता 1925 ईस्वी में कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। ठीक फ्रेंड्स, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैडम कामा ने 1907 में प्रथम तिरंगा ध्वज कहाँ फहराया था? तो फ्रेंड वो स्टुटगार्ट है ना, जर्मनी के स्टुटगार्ट में। देखिए 22 अगस्त, डेट याद रख सकते हैं, 22 अगस्त 1907 ईस्वी को मैडम कामा द्वारा जर्मनी के स्टुटगार्ट में भारतीय झंडा तिरंगा को फहराया गया था। इस घटना को फ्रेंड बर्लिन कमेटी फ्लैग भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, बर्लिन कमेटी फ्लैग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? तो फ्रेंड्स पागल पंथ की स्थापना करम शाह ने की थी। पागल पंथ रचना करम शाह की थी। पागल पंथ एक धार्मिक संप्रदाय था जिसका प्रभाव बंगाल में था। 1825 ईस्वी में करम शाह तथा टीपू ने जमींदारों के विरुद्ध विद्रोह किया था तथा 1833 ईस्वी में अंग्रेजों ने इस विद्रोह को दबा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है फराजी कौन थे? तो फ्रेंड्स फराजी जो है वो हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी को फराजी कहा जाता था। देखिए फराजी हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। फराजी आंदोलन की शुरुआत जो है वो 1838 ईस्वी में की गई थी। इसका विस्तार क्षेत्र बंगाल था। इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था इस्लाम धर्म में सुधार लाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रामोसी विद्रोह सही रूप से किस भौगोलिक इलाके में हुआ था? तो फ्रेंड्स रामोसी विद्रोह जो है सही रूप से वो पश्चिमी घाट है ना, ये भारत का दक्षिणी भारत हो गया मैप में, ये पश्चिमी घाट में वो रामोसी विद्रोह का प्रमुख क्षेत्र था। देखिए पश्चिमी घाट में रहने वाले रामोसी जनजाति के लोगों ने 1822 ईस्वी में चीतर सिंह के नेतृत्व में विद्रोह किया था। यह विद्रोह 1822 से 1839 ईस्वी तक लगातार चलता रहा। इस विद्रोह का मुख्य कारण अकाल और भूख की समस्या थी। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ? तो फ्रेंड्स बघेरा विद्रोह जो है वो बड़ौदा में बघेरा विद्रोह हुआ। बघेरा विद्रोह जो है वो 1818 ईस्वी में अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध किया गया था। ओखा मंडल के बघेरों ने शुरू से ही अंग्रेजी शासन का विद्रोह किया। यह विद्रोह जो है वो 1818 से 1820 तक चला। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में मीडिया को नियंत्रण करने के लिए एक्ट पारित किया गया था। तो फ्रेंड कब एक्ट पारित किया था? देखिए ऑप्शन ये हो जाएगा 1835 में, 1867 में, 1878 में और 1909 में। देखिए भारत में प्रेस संबंधित सुधारों हेतु कुछ अधिनियम बनाए गए थे जो कि इस प्रकार है। देखिए 1835 में जो बनाया गया था वो प्रेस अधिनियम 1835। ठीक है, उसके बाद है लाइसेंसिंग अधिनियम 1867। ठीक है, उसके बाद 1878 तो जान ही रहे हैं वो क्या था, तो वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम।
ठीक है। उसके बाद है समाचार पत्र अधिनियम 1908, ठीक है, ये आप लोग रिकॉल कर लेंगे अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। तो फ्रेंड उपयुक्त सभी कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों पर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर, कांग्रेस आंदोलन में लोगों की भागीदारी पर जो है वो 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्ष में कांग्रेस विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। देखिए तो उपयुक्त सही हो जाएगा। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुई। ठीक है। कांग्रेस का भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति में महत्वपूर्ण योगदान है, परंतु समय समय पर इसमें विभाजन की प्रक्रिया भी होती रही, जिसका मुख्य कारण यह था कि प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस पर उदारवादियों का वर्चस्व था। उदारवादियों ने लक्ष्य की प्राप्ति हेतु वैधांतिक रास्ता अपनाया था। कई मामलों में उद्देश्यों तथा लोगों की जन भागीदारी को लेकर भी मतभेद थे कांग्रेस में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यू लेम्स फॉर ऑल लेख श्रृंखला जो कि 1893-94 में सर्वहारा वर्ग के साथ संपर्क से बाहर होने के लिए कांग्रेस की आलोचना की गई थी। इस लेखों का लेखक कौन है? फिर वो अरविंद घोष। अरविंद घोष बंगाल के क्रांतिकारी आंदोलन के प्रमुख नेता थे। उन्होंने युगांतर, कर्मयोगी, धर्म आदि का प्रकाशन किया। अरविंद घोष किसने? युगांतर का, कर्मयोगी का, धर्म। ठीक है। द लाइफ डिवाइन उसकी प्रमुख पुस्तक है अरविंद घोष की। ठीक है। क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, फिर 2 बार रिकॉल किया जा रहा है। ठीक है। इन्होंने 1910 ईस्वी में पौंडीचेरी आश्रम की स्थापना की थी। इसने तो अरविंद घोष ने। और द न्यू लेम्स और लेख श्रृंखला का भी इन्होंने ही लेखन किया है। ठीक है, लेखक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। नेहरू रिपोर्ट डैश की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और उसका विषय डैश था। तो फ्रेंड्स नेहरू रिपोर्ट जो है वो मोतीलाल नेहरू, यहाँ हो जाएगा, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और इसका मुख्य विशेषता था भारत में संवैधानिक व्यवस्था। ठीक है। मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेहरू रिपोर्ट का प्रकाशन 1928 ईस्वी में किया गया था। इसमें भावी भारतीय संविधान के लिए मूलभूत लक्ष्यों को रखा गया था। साथ ही भारत के लिए डोमिनियन स्टेट का प्रस्ताव भी रखा गया था। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है कैथरीन मेयो, एल्डस हक्सले, चार्ल्स एंड्रूज और विलियम डिग्बी के बीच का आम रिश्ता क्या था? तो फ्रेंड उन्होंने ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालत पर जो वो टिप्पणियां लिखी हैं। ठीक है, यही संबंध रहा। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए वर्ष 1924 में कैथरीन मियो के द्वारा मदर इंडिया पुस्तक लिखी गई थी। तो फिर ध्यान रखेंगे, जिसमें भारतीय समाज, संस्कृति तथा धर्म पर गहरी टिप्पणी की गई है। ठीक है। उसके बाद है चार्ल्स एंड्रूज। चार्ल्स एंड्रूज जो है वो महात्मा गांधी के सहयोगी थे एवं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान उन्होंने कई पुस्तकें और टिप्पणियां लिखी हैं। ठीक है। उसके बाद है एल्डस हक्सले। एल्डस हक्सले ने भी भारतीय स्वतंत्रता के दौरान भारतीय समाज की स्थिति पर लिखा। उनकी रचना क्लिप्स ऑफ वाराणसी में स्वतंत्रता के लिए सुझाव दिया है। ठीक है, ध्यान रखें। उसके बाद है विलियम डिग्बी। विलियम डिग्बी ने पूर्ण आर्थिक नस्लीय समानता, प्रतिनिधि सरकार और स्वशासन की वकालत की। ठीक है। ये सभी जो है वो ब्रिटिश शासन के दौरान भारत की हालत पर टिप्पणी करने के लिए चर्चित है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित पंक्तियों में से पंक्तियों को किसने लिखा है? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बात जो एक कातिल में है। यह कथन या पंक्तियां किसकी है? तो वो बिस्मिल की है। ठीक है, ध्यान सुनिएगा। देखिए क्रांतिकारी राम प्रसाद बिस्मिल ने सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है वो उर्दू भाषा में लिखा था। ठीक है। राम प्रसाद बिस्मिल हिंदुस्तान पब्लिकन एसोसिएशन के सदस्य थे तथा उन्हें काकोरी संयंत्र के मामले में 30 वर्ष की आयु में फांसी की सजा दी गई थी। रिसेंटली बीपीएससी में जो क्वेश्चन 66 एग्जाम हुआ था, इसमें भी परीक्षा के ये पंक्तियां जो है वो लिखा कौन है? तो बिस्मिल अजीमाबादी के द्वारा लिखा गया है और गाया गया है बिस्मिल इसके द्वारा, तो राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा, ऐसा बीपीएससी का मानना है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखेंगे पॉइंट को। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने 1921 में पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग उठाया? तो फिर वो मौलाना हसरत मोहानी। ठीक है। सर्वप्रथम पूर्ण स्वराज की मांग 1921 ईस्वी में हसरत मोहानी ने किया था तथा उन्होंने ही सर्वप्रथम इनकिलाब जिंदाबाद का नारा दिया। किसने? फिर तो मौलाना हसरत मोहानी। उन्होंने ही सर्वप्रथम इनकिलाब जिंदाबाद का नारा अपने कलम से लिखा था। ठीक है। बाद में इस नारे को भगत सिंह ने प्रचलित किया और हसरत मोहानी हिंदू मुस्लिम एकता के पक्षधर थे। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की कम्युनिस्ट पार्टी और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना के क्रमशः सबसे करीब वर्ष पहचानिए। तो फ्रेंड्स 1925 भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 को हुई थी तथा राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ की स्थापना भी 1925 ईस्वी में नागपुर में के.डी. हेडगेवार द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वामी सहजानंद सरस्वती ने भूमि और जलमार्ग के राष्ट्रीयकरण की मांग के साथ अखिल भारतीय संयुक्त किसान सभा का गठन किया। तो फिर वो 1930 के दशक में स्वामी सहजानंद सरस्वती ने वर्ष 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया था।
उन्होंने किसानों की समस्या को दूर करने हेतु कई कदम उठाए। उन्होंने उन्होंने ही वर्ष 1929 में प्रांतीय किसान सभा का गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था? तो फ्रेंड 1932 में वो तीसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। ठीक है, 1930 में पहला हुआ था, 1931 में दूसरा हुआ था, 1932 में तीसरा हुआ था। तीनों गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 1930, 31, 32 में किया गया था। कांग्रेस की ओर से दूसरे गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने भाग लिया था। तीसरे गोलमेज सम्मेलन का आयोजन 1932 में एक एक श्वेत पत्र जारी किया गया जो बाद में भारतीय शासन अधिनियम 1935 का आधार बना। ठीक फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब फ्रेंड्स हम लोग राज्य विशेष मतलब बिहार विशेष से क्वेश्चन जो है उस पर डिस्कस करेंगे। बिहार में लोकसभा के कितने सदस्य चुने जाते हैं? बिहार से लोकसभा के 40 सदस्य चुने जाते हैं। ठीक है, ध्यान रखिए, बिहार में लोकसभा के कुल 40 सीट हैं जिनमें 6 सीट जो है वो आरक्षित हैं। ठीक है, कौन कौन है तो देखिए, गया है ना, गोपालगंज है, हाजीपुर है, समस्तीपुर है, जमुई है और सासाराम है। बिहार में कुल जो है वो 243 जो है वो विधानसभा सीट है जिसमें 40 सीट आरक्षित हैं, जिसमें 38 सीट जो है SC के लिए और 2 सीट SC के लिए रिजर्व है। वही फ्रेंड टोटल लोकसभा सीट देखेंगे फ्रेंड तो 552 है। ठीक है, जिसमें 84 सीट जो है वो 80 के लिए रिजर्व है और 47 सीट जो है वो ST के लिए रिजर्व है। फ्रेंड आप ये स्टेप पर ध्यान में रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का अद्वितीय त्यौहार क्या है? तो फ्रेंड बिहार का अद्वितीय त्यौहार छठ पूजा। छठ पूजा बिहार का एक प्रमुख त्यौहार है। यह एकमात्र ऐसा त्यौहार है जो वैदिक काल से चली आ रही है। यह त्यौहार हिंदू धर्म से संबंधित है तथा सूर्य देवता को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के कौन सा स्थान में गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह किया था? वो चंपारण में। महात्मा गांधी 1893 ईस्वी में वो दक्षिण अफ्रीका गए थे तथा 1915 ईस्वी में वापस लौटे थे। महात्मा गांधी ने भारत में अपने सत्याग्रह का प्रथम प्रयोग बिहार चंपारण में 1917 में चंपारण सत्याग्रह से प्रारंभ किया था। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना में किस सिख गुरु का जन्म हुआ था? तो पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था जब उनके पिता गुरु तेग बहादुर अपनी पत्नी के साथ बिहार भ्रमण पे आए थे, तो उस समय पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। ठीक है, गुरु नानक जो है वो गया, राजगीर, पटना का दौरा ये भी कर चुके हैं। तो ये तीनों जो है कोई भी क्वेश्चन पूछेगा किन सिख गुरु का संबंध जो है वो बिहार से है। फिर नानक लगा सकते हैं, गुरु तेग बहादुर लगा सकते हैं, गुरु गोविंद सिंह लगा सकते हैं। गुरु सिख के 10वें एवं अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म जो है वो 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। उसके पिता सिख धर्म के 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर तथा माता जो है गुजरी थी। उन्हें वर्ष 1900 ठीक है, गुरु गोविंद सिंह ने वर्ष 1699 में जो है खालसा पंथ की स्थापना की थी गुरु गोविंद सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1922 में गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? तो फिर वो थे चित्तरंजन दास। भारतीय राष्ट्र कांग्रेस के गया अधिवेशन की अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने 1922 ईस्वी में किया था। वर्ष 1923 में उन्होंने कांग्रेस से इस्तीफा दे दिया तथा मोतीलाल नेहरू के साथ मिलकर 1923 ईस्वी में ही स्वराज पार्टी की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण किस नाम से पहचाने जाते हैं? तो जयप्रकाश नारायण है वो लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नाम से जाने जाते हैं। बिहार के प्रमुख नेता जयप्रकाश नारायण को लोकनायक के नाम से जाना जाता है। वर्ष 1974 ईस्वी में उन्हें इंदिरा गांधी सरकार के खिलाफ संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। ठीक है, वर्ष 1998 ईस्वी में उन्हें भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? बिहार में डालमिया नगर जो है वो सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। डालमिया नगर जो है वो चीनी उद्योग, सीमेंट उद्योग, कागज आदि के लिए प्रसिद्ध है। डालमिया नगर जो है वो रोहतास जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन फ्रेंड, बिहार में कितना वर्ग मीटर जो है वो वन क्षेत्र है? तो कितना वर्ग मीटर वन क्षेत्र है? ये तो पुराना डाटा है, हम लोग नवीन डाटा के बारे में देते हैं। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 में देखिए, बिहार में जो है वनावरण क्षेत्रफल है 7381। ठीक है, जो वनावरण का प्रतिशत हो जाएगा 7.84%, जो कि पिछले स्थिति के अनुसार जो है 75 वर्ग किलोमीटर वृद्धि हुई है। ठीक है, ये भी ध्यान रखेंगे। ये वनावरण हो गया फ्रेंड 7381 जो कि 7.84%। वही वृक्ष आवरण पूछा जाता है 2341 वर्ग किलोमीटर और ये वृक्ष आवरण कितना है तो 2.48%। और टोटल देखेंगे फ्रेंड तो वो 9722 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में भारत में फ्रेंड वनावरण और वृक्षावरण है, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्र का 10.32% है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये नई आंकड़ा हो गया। इसमें एक और क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड, सबसे अधिक वनावरण वाला जिला कौन है? तो कैमूर जो है वो सबसे अधिक वनावरण वाला जिला है। सबसे कम वनावरण वाला जिला कौन है? तो शेखपुरा जो है वो सबसे कम वनावरण वाला जिला है। ठीक है, सबसे अधिक प्रतिशत में वनावरण वाला जिला कौन है? तो कैमूर है। सबसे कम प्रतिशत में देखा जाए तो फ्रेंड शेखपुरा है। ठीक है, इतना आप लोग ध्यान रखेंगे, काफी इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
वैसे फ्रेंड्स हम लोग वन स्थिति रिपोर्ट पे करंट अफेयर्स का एक वीडियो भी चला रखे हैं जिसमें बिहार यूट एरिया करंट अफेयर्स, ठीक है, उसमें हम लोग फिर वन स्थिति रिपोर्ट पे डिस्कस करेंगे एक दो दिन में, ठीक है, जल्द ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्व भाग में स्थित है? तो इनमें से कटिहार है ना फ्रेंड्स। अगर बिहार का मैप देखेंगे इस तरह का, तो ये कटिहार जो है वो सबसे पूर्व भाग में है। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है, दिए गए विकल्प के अनुसार कटिहार बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है। कटिहार जिला पश्चिम बंगाल के साथ सीमा साझा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित झीलों में से कौन सी बिहार में स्थित है? तो है अनुपम झील। इनमें से अनुपम झील जो है वो बिहार राज्य के कैमूर जिले में स्थित है, ठीक है। पर्यटक अनुपम झील में मछलियों का आनंद लेने के लिए भारी संख्या में प्रतिवर्ष आते हैं। ये सांभार झील जो है वो राजस्थान में है, वही सुखना झील जो है वो हरियाणा में है, और कामा झील जो है वो चंडीगढ़ में पड़ता है, ठीक फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन फ्रेंड्स, रिक्त स्थानों की पूर्ति करी। डैश में बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम द्वारा दिया गया था। तो फिर वो है 1885, ठीक है। बंगाल काश्तकारी अधिनियम 1885 ईस्वी में पारित किया गया था। इस एक्ट को बनाने का मुख्य उद्देश्य जमींदार काश्तकार के भूमि से संबंधित संस्थागत अधिकारों का प्रख्यापित प्रख्यापित करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1920-22 के असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में प्रचलित मान्यताओं में से एक यह था कि उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी जो है उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी जो है वो धर्म के प्रतीक है। महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन को 1920 ईस्वी में शुरू किया गया था। इस दौरान बिहार के लोगों में गांधी जी के विषय में चर्चा थी कि वे एक बड़े सुलझे हुए राजनीतिक हैं। औपनिवेशिक काल में गांधी जी को लोग धर्म का प्रतीक मानते थे, ठीक फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन बिहार के किसान नेता था? तो इनमें से कौन है वो? स्वामी विद्यानंद और स्वामी सहजानंद सरस्वती। उपयुक्त 1 और 2 जो है वो बिहार के किसान नेता थे। स्वामी विद्यानंद तथा स्वामी सहजानंद सरस्वती दोनों ही बिहार के एक बड़े किसान नेता थे। सहजानंद सरस्वती ने वर्ष 1929 में जो है ना प्रांतीय किसान सभा तथा 1936 में जो है वो अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में राहुल संकीर्तयान ने 1920 के असहयोग आंदोलन में सक्रिय थे? तो फिर वो छपरा से, ध्यान रखें कहाँ से? तो छपरा से। राहुल संकीर्तयान जो है असहयोग आंदोलन के दौरान छपरा में सक्रिय थे। राहुल संकीर्तयान हिंदी भाषा के एक प्रसिद्ध साहित्यकार थे। इसकी मृत्यु जो है वो 1963 ईस्वी में दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो फिर देखिए 1947 में दरभंगा, डुमराव और हथुआ के महाराजाओं और उसके साथी सब जमींदारों ने आदमी तथा पैसे से अंग्रेजों की मदद की थी 1857 के दौरान। तो फिर यही स्टेटमेंट क्या है? बिल्कुल सही है। देखिए उपयुक्त विकल्प में जो है वो ए सही है, ठीक है। 1857 की क्रांति के दौरान बेतिया के जमींदार, नेपाल के राजा आदि ने विद्रोह को दबाने के लिए ब्रिटिश की आमदनियों तथा धनबल के साथ सहायता किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छद नामों के तहत लिखकर चंपारण के किसानों की दुर्दशा पर जो प्रकाश डाला है? तो फिर पीर मोहम्मद मुनीस, है ना, ध्यान रखेंगे। पीर मोहम्मद मुनीस ने वर्ष 1916 ईस्वी में चंपारण के किसानों की हालत को देखकर दुखी आत्मा, दुखी हृदय जैसे छद नामों से लेख लिखा था। मोहम्मद मुनीस चंपारण के ही निवासी थे तथा बेतिया के एक स्कूल में अध्यापक थे। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम लोग फ्रेंड्स भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान से रिलेटेड आपकी 56 59 बीपीएससी एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए फ्रेंड्स उस पर डिस्कस करते हैं। विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? तो फ्रेंड्स विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति ने की थी, ठीक है। लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की सिफारिश बलवंत राय मेहता समिति ने की थी। इस समिति का गठन 1957 ईस्वी में किया गया था। इन्होंने पंचायती राज व्यवस्था की त्रिस्तरीय बनाने की सुझाव दी थी। वही अशोक मेहता जो है पंचायतों की 2 स्तरीय बनाने की मांग की थी और उन्होंने न्याय पंचायत की सिफारिश की थी। ठीक फ्रेंड्स, भारतीय संविधान से एक ही क्वेश्चन पूछा गया था इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, भारत का भूगोल। अब हम लोग फ्रेंड भारत का भूगोल से रिलेटेड आपके 56 59 बीपीएससी एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उस पर डिस्कस करते हैं। निम्नलिखित में कौन सी नदियां बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो गंगा नदी, ब्रह्मपुत्र नदी, गोदावरी नदी, महानदी, कृष्णा नदी, कावेरी नदी, ये ए और बी दोनों की नदियां जो है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। बाकी लूनी नदी, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी जो है वो अरब सागर में गिरने वाली नदियां हैं। गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी, महानदी, कृष्णा, कावेरी तथा दक्षिण भारत की अन्य छोटी छोटी सरिताएं अपना जल बंगाल की खाड़ी में विसर्जित करती है, जबकि लूनी, नर्मदा एवं तापी अरब सागर में अपना जल विसर्जित करती है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियां डेल्टा का निर्माण करती है, वही अरब सागर में गिरने वाली नदियां तीव्र कगार के सहारे प्रवाहित होती है, जिससे इसका एस्चुरी का निर्माण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहाँ है? तो फिर वो डिगबोई, असम। भारत का सबसे पुराना तेल भंडारण असम के डिगबोई में है। यहाँ एशिया की पहली तेल रिफाइनरी प्रारंभ हुई। 19वीं सदी के अंतिम वर्ष में यहाँ तेल की खोज की गई थी। देश में सर्वाधिक कच्चा तेल का उत्पादन अपतटीय क्षेत्र में होता है। बम्बई हाई देश का सबसे बड़ा
कच्चा तेल उत्पादन है जो कि अपतटीय क्षेत्र में शामिल है ना फ्रेंड्स। यह कुल घरेलू उत्पादन का लगभग 50% भाग उत्पादित करता है। देश में राजस्थान करीब 24%, गुजरात 13%, असम लगभग 12% कच्चे तेल का उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में यरलुंग जांगबो नदी किस नाम से जानी जाती है? यरलुंग जानबो नदी जो है वो ब्रह्मपुत्रा नाम से जानी जाती है। तिब्बत में ब्रह्मपुत्रा नदी को यरलुंग जांगबो नदी के नाम से जाना जाता है। बांग्लादेश में इसे वो जमुना के नाम से जाना जाता है। ब्रह्मपुत्रा नदी का उद्गम जो है मानसरोवर लेक के समीप चेमारयुंग दुर्ग हिमनद है। इसकी सहायक नदी देखें तो स्वर्णगिरी, धनगिरी, मानस, तीस्ता आदि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सबसे सूखा स्थल है? तो फिर वो है लेह। लेह भारत के सबसे शुष्क स्थल में से एक है। यहाँ केवल 103 मिलीमीटर वार्षिक औसत वर्षा होती है। लेह लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश का मुख्यालय है। लेह को भारत का शीत मरुस्थल भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है? तो फिर वो हरियाणा। भारत में जनजातियों की सर्वाधिक संख्या जो है जनसंख्या जो मध्य प्रदेश में पाई जाती है, जबकि उड़ीसा में जनजातियों की सर्वाधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़, दिल्ली में अनुसूचित जनजाति नहीं पाई जाती, जबकि नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश है ना, लक्षद्वीप एवं अंडमान निकोबार में कोई भी अनुसूचित जाति निवास नहीं करती। देश में कुल जनसंख्या का 8.6% जो है वो अनुसूचित जाति एवं 16.6% जो है अनुसूचित जनजाति की हिस्सेदारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागा अर्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? तो फिर वो कृष्णा नदी पर स्थित है। नागा अर्जुन सागर परियोजना आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर निर्मित है। नागा अर्जुन सागर बांध की ऊंचाई जो है वो 124 मीटर है तथा लंबाई जो है वो 1450 मीटर है। जवाहर नहर तथा लाल बहादुर नहर इससे निकाली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के झारिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो फिर कोयला पाया जाता है। झारखंड के झारिया क्षेत्र में मुख्य रूप से कोयला पाया जाता है। यहाँ देश का करीब 40% कोयला भंडारण है। कोयला भारत की प्राथमिक ऊर्जा आवश्यकता का 51% से अधिक पूरा करता है और बिजली उत्पादन का 73% का योगदान देता है। कोयला आधारित बिजली उत्पादन में पिछले वर्षों की तुलना में सितंबर 2022 में 13.40% वृद्धि दर्ज की गई थी। सितंबर 2022 में समग्र बिजली उत्पादन सितंबर 2021 से उत्तर बिजली की तुलना में 13.77% अधिक रहा। ठीक है, विश्व में कोयला उत्पादन में चीन प्रथम स्थान पे है और भंडारण में यूएसए प्रथम स्थान पे है। ठीक है, तो एक भारत में देखिए उत्पादन में प्रथम स्थान पे छत्तीसगढ़ है, भंडारण में प्रथम स्थान पे झारखंड है कोयला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिशु मृत्यु दर क्या है? शिशु मृत्यु दर जो है वो हर 1000 जीवित जन्मों में से अपने पहले जन्मदिन से पहले मरने वाले बच्चे की संख्या का अनुपात जो है वो शिशु मृत्यु दर है। ठीक है, देखिए सॉरी, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2021 को भारत की जनगणना एवं रजिस्ट्रार जनरल के नमूना पंजीकरण प्रणाली पर आधारित संग्रहित जीवन सारणी के अनुसार भारत में शिशु मृत्यु दर जो है वो 33 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य में कृषि भूमि 60% से कम है? तो फिर वो पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में कृषि भूमि शुद्ध रूप से 60% से कम है। सर्वाधिक कृषि भूमि है वो पंजाब में, जहाँ कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 84% भाग कृषि में उपयोग में किया जाता है। बिहार भी कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग 62% क्षेत्र कृषि कार्य किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कौन से 2 राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लो एक्स संपन्न है? वो है मध्य प्रदेश और उड़ीसा। भारत के कुल प्रमुख राज्यों में मध्य प्रदेश, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, कर्नाटक राज्य में लगभग 90% से अधिक लौह का उत्पादन किया जाता है। वर्तमान में लौह उत्पादन में उड़ीसा जो है वो अग्रिम राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम लोग फ्रेंड्स विश्व का भूगोल से रिलेटेड आपके 59वें बीपीएससी एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसको डिस्कस करते हैं। देखिए, पेनाइन यूरोप, ठीक है, अपलेशियन अमेरिका और अरावली भारत उदाहरण है। तो ये क्या चीज़ का उदाहरण है? ये पुरानी पर्वत श्रृंखला का उदाहरण है। देखिए पेनाइन जो है वो यूरोप, ठीक है, अपलेशियन अमेरिका और अरावली जो है वो भारत विश्व की पुरानी पर्वत श्रृंखला है। इसका निर्माण जो है कैरेबियन युग में महाद्वीपीय भ्रमण से हुआ, जबकि नवीन वलित पर्वत, एंडीज, रॉकी, हिमालय आदि का निर्माण जो है वो महासागरीय भ्रमण से हुआ है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक जिन्हें सर्वप्रथम खोज की कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, वह वैज्ञानिक कौन है? फिर वो कॉपरनिकस पोलैंड के खगोलशास्त्री थे। उन्होंने 16वीं सदी में सर्वप्रथम यह सिद्ध किया कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। इससे पहले पृथ्वी को स्थिर एवं सूर्य को उसके चारों तरफ परिक्रमा करने की मान्यताएं थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे बड़ी तटीय रेखा किस देश की है? वो है कनाडा, है ना। विश्व की सबसे बड़ी तटीय रेखा कनाडा की है। कनाडा की तट रेखा की लंबाई देखें
1,25,667 है मील, ठीक है। वही यूएसए का देखेंगे फ्रेंड तो 12,380, ऑस्ट्रेलिया का देखेंगे तो 16,007, भारत का देखेंगे लगभग 47,000 मील, ठीक है, तट रेखा की लंबाई है। सबसे छोटी तट रेखा जो है वो मोनाको 3.5 मील, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक है तो फिर यूएसए, है ना। विश्व में एल्युमिनियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश चीन है, ठीक है। इनमें से यूएसए है लेकिन सबसे बड़ा चीन है, ठीक है। जबकि उपरोक्त विकल्प में यूएसए बड़ा एल्युमिनियम उत्पादक देश है। विश्व में एल्युमिनियम उत्पादन में अग्रिम देश देखना वो चीन है, उसके बाद रूस है, उसके बाद कनाडा है, उसके बाद यूएसए का स्थान आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित नदियों और उन शहरों का मेल मिलाए जिनमें जिनमें से होकर ये नदियां बह रही है और नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन करना है। देखिए एक तरफ शहर दिया हुआ है, दूसरी तरफ जो है वो नदी का नाम दिया गया है, तो देखिए हम लोग मिलान करते हैं। रॉटरडम, रॉटरडम शहर जो है वो राइन नदी, ठीक है, ध्यान रखेंगे। पेरिस, पेरिस जो है वो सीन नदी, ठीक है। बुडापेस्ट, बुडापेस्ट जो है वो डेन्यूब नदी, ठीक है। और वाशिंगटन जो है वो पोटोमेक, है ना, पोटोमेक नदी, तो ये सीक्वेंस आप ये लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शहर धातु के व्यापार का सबसे बड़ा केंद्र है तो फिर वो है जोहान्सबर्ग, है ना। उपयुक्त विकल्प में से जोहान्सबर्ग जो है वो धातु के उत्पादन का सबसे बड़ा केंद्र है, या सोना तथा अन्य खनिजों के उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है जोहान्सबर्ग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम लोग फ्रेंड्स अर्थव्यवस्था इकोनॉमिक्स से रिलेटेड आपके 56 59 बीपीएससी में जो क्वेश्चन पूछे गए फ्रेंड्स उस पर डिस्कस करते हैं। देखिए फ्रेंड्स क्या है ना, स्तंभ स्तंभ क के साथ स्तंभ ख का मिलान करना है ना, सही कोड का चयन करते हुए। देखिए सूची 1 सूची 2 भी समझ सकते हैं। फिर देखिए ओपन जनरल लाइसेंस, ओपन जनरल लाइसेंस जो है वो विदेश व्यापार से संबंधित है, ठीक है। ट्राइसेम बहुत इंपॉर्टेंट है ये सर, ट्राइसेम जो है वो रोजगार से संबंधित है। और थोक मूल सूचकांक जो है वो फ्रेंड मुद्रा स्फीति से संबंधित हो जाएगा। और नगद नगद रिजर्व अनुपात, है ना, CRR समझ सकते हैं इसको, तो है वो ऋण नियंत्रण से संबंधित है फ्रेंड्स। ये जनरल ओपन जनरल लाइसेंस ट्राइसेप ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है, बाकी ये दोनों तो आप लोग जान ही रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मध्य अर्धशतक, है ना, बिल 15 में अपनाए गए महाल नोबिस प्लान मॉडल का उद्देश्य था तो फिर वो भारी उद्योग की स्थापना करना जो पूंजी सघन थे। देखिए भारत के द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 का क्रियान्वयन जो है वो पीसी पीसी महाल नोबिस मॉडल पर आधारित था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य भारी उद्योगों व खनिज को उच्च प्राथमिकता देना था। इस दौरान दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला में इस्पात कारखाने स्थापित किए गए थे। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन ऐसे पूछ सकता है, भारी उद्योग के लिए किस पंचवर्षीय योजना में मॉडल तैयार किया गया था, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में, ठीक है। ऐसे भी आप लोग इसको समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन है फ्रेंड्स इसमें सूची 1 सूची 2 को सुमेलित करना है, ठीक है। तो हम लोग एक एक करके देख लेते हैं। देखिए भारतीय निर्यात आयात बैंक, तो भारतीय निर्यात आयात बैंक की स्थापना 1982 ईस्वी में हुई थी। अगला है भारतीय औद्योगिक विकास बैंक की स्थापना 1964 ईस्वी में हुई थी। भारतीय औद्योगिक ऋण और निवेश निगम की स्थापना 1955 ईस्वी में हुई थी। औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड की स्थापना 1987 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। आप लोग इसे रिकॉल कर लेंगे एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकरण है तो फ्रेंड्स सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकरण है वित्त मंत्रालय। सरकारी व्यय को नियंत्रित करने का प्राधिकरण भारत सरकार के वित्त मंत्रालय को है, ठीक है। जबकि साख नियंत्रण करने का प्राधिकार भारतीय रिजर्व बैंक को है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रभावी राजस्व घाटा किस केंद्रीय बजट में पेश किया गया तो फ्रेंड्स प्रभावी राजस्व घाटा जो है 2011-12 केंद्रीय बजट में पेश किया गया था। प्रभावी राजस्व घाटा सर्वप्रथम आकलन जो है वर्ष 1911-12 के बजट में किया गया था। यह राजस्व घाटे से पूंजीगत संपत्ति निर्माण के लिए दिया गया अनुदान को घटाने से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्याज भुगतान एक आइटम है तो फिर वो राजस्व व्यय का, ब्याज भुगतान राजस्व व्यय का एक आइटम है, ठीक है। ब्याज भुगतान विभिन्न सरकारी विभागों और सेवाओं पर होने वाले खर्च, ऋण पर ब्याज की अदायगी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक पर विचार करना है, ठीक है। और उपयुक्त सूचकांकों में से कौन सा केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा आकलित किया जाता है ना, उसे चुनना है। शहरी गैर श्रम कर्मचारियों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, फ्रेंड ये सही है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। देखिए शहरी गैर शहरी गैर श्रम कर्मचारियों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा संकलित किया जाता है। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन जिसे CSO कहते हैं, इसकी स्थापना वो 2 मई 1951 ईस्वी को हुई थी। यह भारत में सांख्यिकी गतिविधियों के समन्वय एवं सांख्यिकी मानकों के विकास एवं अनुरक्षण हेतु उत्तरदायी होता है। CSO मतलब सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑफिस का मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत अधिकतम विदेशी मुद्रा किसके निर्यात से कमाता है तो फिर वो कपड़ा के निर्यात से कमाता है। भारत अधिकतम विदेशी मुद्रा कपड़ा के निर्यात से कमाता है। भारत
कुल निर्यात का 12% हिस्सा वस्त्र का निर्यात करता है। भारत वैश्विक वस्त्र निर्यात का 5% हिस्सा निर्यात करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रभाव की प्रवृत्ति होती है कहलाती है, तो फिर वो गर्म मुद्रा कहलाती है। विदेशी मुद्रा जिसमें त्वरित प्रभाव की प्रवृत्ति होती है गर्म मुद्रा कहलाती है। गर्म मुद्रा को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग अधिक होता है गर्म मुद्रा की, ठीक है, जैसे डॉलर। ठंडी मुद्रा वह मुद्रा होती है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मांग कम होती है, जैसे विकासशील देशों की मुद्रा ठंडी मुद्रा होती है, विकसित देशों की मुद्रा गर्म मुद्रा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है, तो फिर वो तिलहन। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में तिलहन को शामिल नहीं किया गया है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में शामिल घटक है चावल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, गेहूं राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, दलहन राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन। चावल के अंतर्गत 14, ठीक है, गेहूं के अंतर्गत 9 और दलहन के अंतर्गत 16 राज्यों को शामिल किया गया है, तो तिलहन जो है वो शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बजट घाटे को पूरा करने की तदर्थ ट्रेजरी बिल प्रणाली को समाप्त किया गया, तो फिर वो 31 मार्च 1947 ईस्वी को समाप्त किया गया। भारत में बजट घाटे को पूरा करने की तदर्थ ट्रेजरी बिल प्रणाली को 31 मार्च 1947 कर दिया गया। इससे इसके राज का अर्थोपाय अग्रिम योजना प्रारंभ की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर.एन. मल्होत्रा कमेटी संबंधित है, तो फिर आर.एन. मल्होत्रा कमेटी जो वो बीमा क्षेत्र से संबंधित है। वर्ष 1993 ईस्वी में बीमा क्षेत्र में सुधार हेतु आर.एन. मल्होत्रा जो बेखंड सेवानिवृत्त भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर थे, की अध्यक्षता में एक समिति की गठन की गई। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट 1994 ईस्वी में सरकार को सौंपी थी, ठीक है। तो बीमा क्षेत्र से आर.एन. मल्होत्रा कमेटी ध्यान रखेंगे। भारत में सेवा कर किस वर्ष प्रारंभ किया गया, फ्रेंड्स भारत में सेवा कर जो है 1994-95 में प्रारंभ किया गया। भारत में सेवा कर की शुरुआत 1994-95 में हुई थी। भारत में सेवा कर राजा चौलैया समिति की सिफारिश पर लागू की गई थी, फ्रेंड ध्यान रखेंगे। वर्ष 1991 में राजा चौलैया की अध्यक्षता में एक समिति बनी जिसने 1994 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपी। इसके बाद वित्त अधिनियम 1994 की अध्याय 4 द्वारा 1994-95 में भारत में सेवा कर की शुरुआत की गई, जो आज तक जारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रुपए की परिवर्तनीयता का तात्पर्य है, तो फिर वो रुपए तथा अन्य प्रमुख मुद्राओं का आपस में आजादी से परिवर्तन की अनुमति देना जो है वो रुपए की परिवर्तनीयता का तात्पर्य है। देखिए, वर्ष 1997 ईस्वी में एस तारपुर की अध्यक्षता में रुपयों की पूंजी खाते पर परिवर्तनीयता हेतु समिति गठित हुई थी। इस समिति ने रुपए तथा अन्य प्रमुख मुद्राओं का आपस में आजादी में परिवर्तन की सिफारिश की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, केंद्रीय सरकार ने निम्नलिखित महत्वपूर्ण कर राजस्व के स्रोत पर विचार कीजिए। तो फ्रेंड्स हम लोग एक एक करके देख लेते हैं, है ना। सकल कर राजस्व के मामले में इसका सही आरोही क्रम क्या है, तो फ्रेंड देखिए, सकल कर राजस्व के मामले में उपरोक्त कर को अवरोही क्रम में इस प्रकार सजाया जा सकता है। पहला हो जाएगा निगम कर, ठीक है। निगम कर के अलावा अन्य जो है आयकर, ठीक फ्रेंड्स। उसके बाद है कस्टम, उसके बाद है संघ उत्पादन शुल्क। फ्रेंड ये सीक्वेंस में दिया हुआ है 1 2 3 4 ऑप्शन बी को लगा लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रो लघु और मध्यम उद्योग विकास अधिनियम 2006 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक निर्माण क्षेत्र के माध्यम उद्योगों हेतु निर्धारित निवेश की सीमा है, तो फ्रेंड वह है 5 करोड़ रुपए से अधिक और 10 करोड़ रुपए से कम। देखिए सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 के अनुसार मध्यम उद्योग हेतु निर्धारित निवेश सीमा 5 करोड़ रुपए से अधिक और 10 करोड़ रुपए से कम है। लघु उद्योग हेतु 25 लाख से अधिक और 5 करोड़ से कम, है ना फ्रेंड। सूक्ष्म उद्योग के अंतर्गत जो है 25 लाख से कम होता है, ठीक फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन वर्षों में व्यापार संतुलन भारत के लिए अनुकूल था, तो फ्रेंड वर्ष था 1972-73, ठीक है, और 1976-77। किसी देश के कुल आयात एवं निर्यात मूल्य के अंतर को व्यापार संतुलन कहते हैं। भारत में 2 वित्तीय वर्ष 1972-73 और 1976-77 में व्यापार संतुलन जो है वो अनुकूल रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष कृषि और संबंध क्षेत्र की वार्षिक औसत वृद्धि दर नकारात्मक हो गई थी, तो फिर वो 2002-03। वर्ष 2002-03 में कृषि एवं संबंध क्षेत्रों की वार्षिक औसत वृद्धि दर जो है वो स्थिर मूल्य पर नकारात्मक हो गई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक फ्रेंड्स। देखिए क्या ना, वर्षा बीमा योजना भारतीय कृषि बीमा कंपनी लिमिटेड द्वारा किया जाता है। फ्रेंड ये क्या है, ये सही है, ठीक है। अगला है, यह योजना वर्ष 2007 के दौरान दक्षिणी पश्चिम मानसून अवधि में शुरू हुई थी। नहीं फ्रेंड ये गलत है, और ये जो है यह योजना जो है वर्ष 2004 में 2007 नहीं 2004 में दक्षिण पश्चिमी मानसून के दौरान वर्षा बीमा नामक योजना की शुरुआत की गई थी। इसके अंतर्गत कृषक समुदाय की विभिन्न जरूरतों को ध्यान में रखा गया था। दूसरा स्टेटमेंट गलत हो गया, केवल 1 सही है, ठीक है। वर्षा बीमा भारतीय कृषि बीमा कंपनी द्वारा जारी की गई, तो पहला सही है, दूसरा गलत है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, ठीक है। इनमें से कौन सा कथन गलत है, तो फिर न तो एक गलत है न तो 2 गलत है, दोनों सही है। बैंक दर वह ब्याज दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों से
उनके अल्पकालीन उधार पर लेता है। तो ये सही है। रेपो दर वह ब्याज दर है जो भारतीय रिजर्व बैंक अपने ग्राहकों से उसके दीर्घकालीन उधार पर लेता है। तो क्या ना, दोनों स्टेटमेंट सही है। तो फिर हम लोग बैंक दर देख लेते हैं। बैंक दर सामान्य ब्याज दर है जिस पर रिजर्व बैंक द्वारा वाणिज्य बैंक को पैसा उधार दिया जाता है। ठीक है। उसके बाद है रेपो रेट। रेपो दर जो है ना, जिस ब्याज दर पर कॉमर्शियल बैंक अल्पकालीन समय के लिए रिजर्व बैंक से नकदी ऋण प्राप्त करता है, उसे रेपो रेट कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय क्षेत्रों के सुधारों में शामिल है तो फिर वो बीमा क्षेत्र में निजी कंपनियों का प्रवेश। बीमा क्षेत्र में निजी कंपनियों के प्रवेश से वित्तीय क्षेत्र को गति मिलती है। भारत में वर्ष 1991 में आर्थिक सुधार के बाद सार्वजनिक एवं बीमा क्षेत्र में निजी कंपनियों के प्रवेश को प्रोत्साहन दिया। ठीक है। इस प्रकार वित्तीय उदारीकरण से अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत निर्माण का एक अंग नहीं है? तो वो कृषि आधारित उद्योग। भारत निर्माण योजना वर्ष 2005 में शुरू हुई। इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण इलाके में सिंचाई, आवास, जल उपलब्धता, संचार तथा विद्युतीकरण आदि क्षेत्र को मजबूत करना था। नेक्स्ट, सूचीबद्ध सूची को सुमेलित करना है। राष्ट्रीय कृषि नीति, तो फिर राष्ट्रीय कृषि नीति जो है वो सन 2000 ईस्वी। समुद्री मत्स्य नीति जो है वो 2004 हो जाएगा। नवीन विदेशी व्यापार नीति जो है वो 2014 हो जाएगा। सातवां वित्त आयोग का गठन 1978 हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम लोग फ्रेंड्स रसायन विज्ञान केमिस्ट्री से रिलेटेड आपके 56, 59 बीपीएससी एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं सब पे डिस्कस करते हैं। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो फिर इनमें से ध्यान रखेंगे पोटेशियम। पोटेशियम जो है वो सबसे अधिक क्रियाशील धातु है। धातुओं की क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में देखेंगे तो फ्रेंड्स पोटेशियम, ठीक है, पोटेशियम के बाद सोडियम, सोडियम के बाद कैल्शियम, कैल्शियम के बाद मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के बाद एल्युमिनियम, एल्युमिनियम के बाद जस्ता, जस्ता के बाद लोहा, लोहा के बाद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद तांबा, तांबा के बाद पारा, पारा के बाद चांदी, चांदी के बाद सोना। ये सभी जो है वो क्रियाशील धातुओं का जो है अवरोही क्रम हुआ, आप लोग ध्यान रखेंगे। सबसे ज्यादा पोटेशियम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉस्मिक किरणें हैं तो कॉस्मिक किरणें क्या होता है? आवेशित तथा अनावेशित दोनों हो सकता है कॉस्मिक किरणें। कॉस्मिक किरणें उच्च ऊर्जा वाला कण होते हैं जो अंतरिक्ष के बाह्य भाग से उत्पन्न होते हैं। इसकी गति प्रकाश की गति के समान होती है और पृथ्वी के चारों ओर पाई जाती है। ये आवेशित तथा अनावेशित दोनों प्रकार की होती है। कॉस्मिक किरण की खोज वो विक्टर हेस ने 1912 ईस्वी में किया था, जिसे वर्ष 1936 का भौतिक का नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है। कॉस्मिक किरणें विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम का भाग नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सभी कार्बनिक यौगिक में मिलते हैं? तो फिर वो है कार्बन। कार्बन एक चतुर्थ संयोजक धातु है। यह स्वयं या अन्य परमाणुओं से बहुबंध बनाता है। कार्बन के सर्वाधिक यौगिक मिलते हैं जिसमें कार्बन व कार्बन की अवस्थिति रहती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिगरेट लाइटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो सिगरेट लाइटर में है ना ब्यूटेन। ब्यूटेन एक ज्वलनशील हाइड्रोकार्बन तथा आसानी से तुरंत जलने वाली गैस है। इसका उपयोग सिगरेट लाइटर में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम लोग फ्रेंड्स जीव विज्ञान एवं पर्यावरण से रिलेटेड आपके 56, 59 पीपीएससी एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उस पर डिस्कस करेंगे। देखिए, सुल्तानपुर बर्ड अभ्यारण्य स्थित है। तो फ्रेंड्स सुल्तानपुर बर्ड अभ्यारण्य है वो गुड़गांव में स्थित है। सुल्तानपुर बर्ड अभ्यारण्य हरियाणा के गुरुग्राम सुल्तानपुर में स्थित है। वर्ष 1972 ईस्वी में से वर्ड अभ्यारण्य तथा वर्ष 1989 में से राष्ट्रीय उद्यान के रूप में मान्यता मिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौंग पौधे के निम्नलिखित में से किस भाग से प्राप्त होता है? तो फ्रेंड लौंग जो है वो शुष्क पुष्पकली से प्राप्त होता है। लौंग एक प्रकार का मसाला है जो यूजिनिया कैरियोफाइलेटा है ना नामक सदाबहार वृक्ष की सूक्ष्म पुष्पकली होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओकोजीन संबंधित है। तो फ्रेंड्स ओकोजीन जो है वो कर्क रोग से संबंधित है। ओकोजीन एक असामान्य जीव है जो कैंसर मतलब कर्क रोग की उत्पत्ति के लिए जिम्मेदार होता है। कैंसर एक प्रकार का असंगठित ऊतक वृद्धि की बीमारी है जो कोशिकाओं के आंतरिक विभाजन तथा विकास के कारण होता है। तपेदित और आंत ज्वार जीवाणुजनित है ना, ये तपेदित और आंत ज्वार जो है वो जीवाणुजनित तथा पीलिया जो है वो विषाणुजनित बीमारी है। कीमोथेरेपिया जो है कैंसर रोग के उपचार में सहायक है। रेडॉन गैस का कैंसर के इलाज में उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, डीएनए को किसने अंतःपात में बनाया था? तो फ्रेंड डीएनए को ऑथर कॉर्नवर्ग ने डीएनए को अंतःपात में बनाया था। ऑथर कॉर्नवर्ग ने आइसोलेट डीएनए पॉलीमर और सिंथेसाइज्ड डीएनए को अंतःपात मतलब परख नली में बनाया था। इस कार्य के लिए उन्हें वर्ष 1959 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ठीक है। वही एडवर्ड जेनर जो है चेचक के टीके बनाया था। ठीक है। उसके बाद जोसेफ लिस्टर जो है वो एंटी एस्पेरेटिक सर्जरी की खोज की थी। ठीक है। वही रॉबर्ट हुक जो है वो सूक्ष्मदर्शी मतलब माइक्रोस्कोप तथा हुक का नियम भौतिक दिया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीव्रता एवं प्रयुक्तता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा उसका उपचार भी कर सकता है? तो वह है आयनिक विकर्ण।
ठीक फ्रेंड्स, आयनिक आयनिक विकिरण दोहरी भूमिका का निर्वहन करता है। एक तरफ यह कई क्षेत्र जैसे स्वास्थ्य, अनुसंधान, विनिर्माण आदि में बेहतरी प्रदान करता है, तो वही इसके अधिक प्रयोग से बहरापन, कैंसर आदि जैसी समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक स्वस्थ वयस्क मनुष्य में रक्त का कुल परिवहन होता है, तो फिर वो 5 से 6 लीटर। ठीक है, रक्त एक तरल संयोजित ऊतक है। यह लाल रंग का जल से भारी है ना, यह लाल रंग का जल से भारी क्षारीय तरल है। इसका पीएच मान जो है वो 7.4 होता है रक्त का। मानव शरीर में औसत 5 से 6 लीटर रक्त होता है, जो शरीर के भार का लगभग 7% होता है। महिलाओं में वो 20 से 25% रक्त कम पाई जाती है। इसमें प्लाज्मा और रुधिराणु होते हैं। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइफाइड तथा कॉलरा विशिष्ट उदाहरण है। टाइफाइड तथा कॉलरा जो है वो विशिष्ट उदाहरण है ना, जल जन रोग के लिए, है ना, जल जन रोग के लिए। देखिए, टाइफाइड और कॉलरा जल जन रोग है। टाइफाइड रोग साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया द्वारा संदूषित जल से होता है, जबकि कॉलरा जो है वो वीविरियो कोलेरी नामक जीवाणु से संदूषित जल पीने या भोज से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती है। तो यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जो है ग्लाइकोजन के रूप में जमा होती है। शरीर की कोशिकाओं को कार्य करने हेतु ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह जब शरीर को ऊर्जा के लिए ग्लूकोज की आवश्यकता नहीं होती, तब ग्लूकोज ग्लाइकोजन के रूप में यकृत एवं मांसपेशियों में जमा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणु की खोज किसने की है? तो जीवाणु की खोज है वो ल्यूवेनहॉक जो है वो जीवाणु की खोज किया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। वही फ्लेमिंग जो है वो पेनिसिलिन की खोज किया है, फ्लेमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण होता है। तो फिर उत्परिवर्तन जो है वो जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण होता है। नव डार्विनवाद के अनुसार उत्परिवर्तन के द्वारा जीवों में विविधता आती है। ये परिवर्तन वंशागत होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कीट संवर्धन क्या है? तो फिर कीट संवर्धन जो है कीटों की वृद्धि करने की विज्ञान जो है वो कीट संवर्धन कहलाता है। ठीक है, वही जंतुओं के अध्ययन करने की विज्ञान को जो है वो जूलॉजी कहा जाता है ना, जूलॉजी कहा जाता है। वही मछलियों के अध्ययन करने के विज्ञान को जो है वो उसे कहता है इंथोलॉजी। ठीक है, वही क्वेश्चन है, सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास एवं प्रजनन करने में सामर्थ है, तो फिर वो माइक्रोप्लाज्मा है ना। माइक्रोप्लाज्मा सबसे छोटा जीव जो स्वयं विकास व प्रजनन करने में सामर्थ होता है। यह प्रोकैरियोटिक जीव है जो जीवाणु तथा विषाणु से भिन्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम मानव हृदय प्रत्यारोपण हुआ था, तो फिर वो दक्षिण अफ्रीका में। देखिए, डॉक्टर क्रिश्चियन बेनॉर्ड ने सर्वप्रथम 1967 ईस्वी में मानव हृदय प्रत्यारोपण दक्षिण अफ्रीका के केपटाउन शहर में की थी। अमेरिकी सर्जन न्यारमन सुम्बे एवं ब्रूस एस्टिमको को विश्व का पहला हृदय फेफड़ा प्रत्यारोपण का श्रेय जाता है। ठीक है, ओपन हार्ट सर्जरी का आविष्कार वाल्टन लिलेहस ने किया था। ठीक है, एडवर्डस एवं एस्ट्रेप्टो ने प्रथम परखनली शिशु का आविष्कार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वृक्क के प्रति मीटर औसत रक्त प्रवाह होती है। वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होती है वो 1200 सीसी। वृक्क मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण उत्सर्जी अंग है। प्रत्येक वृक्क का औसत भार 120 से 175 ग्राम होता है। इसका मुख्य कार्य शरीर में विषाक्त पदार्थों को मूत्र के माध्यम से बाहर निकालना। वृक्क से प्रति मिनट औसतन 1100 से 1200 सीसी रक्त प्रवाहित होता है। वृक्क प्रतिदिन 1500 लीटर रक्त को शुद्ध करता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप कली है। पादप कली एक क्या होता है? भ्रूणीय टहनी होता है ना, सॉरी, एक भ्रूणीय टहनी होता है पादप कली। वनस्पति विज्ञान में किसी विकासशील प्रवोह को कली कहते हैं। पादप कली एक अविकसित भ्रूणीय टहनी होता है जो किसी पत्ती के कक्ष पर या तने के अंतिम छोर पर उत्पन्न होता है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रेंड्स अब हम लोग का करंट का न्यूज आ गया। तो फ्रेंड, उस टाइम के बीपीएससी की एग्जाम के लिए आपका करंट का क्वेश्चन तो सही नहीं होगा ना जो इसमें पूछा गया है। तो फ्रेंड, हम लोग करंट अफेयर्स की तैयारी के लिए इसी चैनल पे एसपीडी करंट अफेयर्स का 800 प्लस करंट अफेयर्स का न्यूज हम लोग देखे हैं। ठीक है, उसके बाद यूनिटेरिया करंट अफेयर्स का कंप्लीट अर्धवार्षिक जो करंट अफेयर्स आया है उस पर पूरा डिस्कशन करते हुए अब उसे फिर हम लोग प्रैक्टिस से चला रहे हैं। 5 से 6 प्रैक्टिस सेट वहाँ कंप्लीट हो गया है। साथ ही यूनिटेरिया का बिहार करंट अफेयर्स जो हम लोग चला रखे हैं उसका भी प्रैक्टिस सेट चला है। फ्रेंड्स, आपने अगर नहीं देखा फ्रेंड तो वो वीडियो जाके देखें, करंट अफेयर्स की तैयारी को बेस्ट बनाएं। ठीक है, अब हम लोग फ्रेंड्स मैथ का क्वेश्चन का आंसर बता दे रहे हैं। फ्रेंड्स, मैथ का क्वेश्चन आप लोग सॉल्व जो करेंगे फ्रेंड्स। ठीक है, 141 का आंसर होगा फ्रेंड ऑप्शन सी। ठीक है, 142 का आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। ठीक है, उसके बाद 143 का आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, 144 का आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 145 का फ्रेंड आंसर है ऑप्शन बी। ठीक है, उसके बाद है 146 का आंसर फ्रेंड ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, उसके बाद है 147 का ऑप्शन फ्रेंड ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उसके बाद है 148 का आंसर फ्रेंड ऑप्शन बी। ठीक है, उसके बाद 149 का फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा सी। ठीक है, उसके बाद 150 का आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी 7 इकाई। ठीक है, तो आज हम लोग का
बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक के सीरीज में आज हम लोग फ्रेंड्स 56 59th बीपीएससी एग्जाम का पीटी का क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने का प्रयास करें। फ्रेंड्स इस चैनल पे हम लोग यूटिलिया करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट, एसपीडी करंट अफेयर्स का प्रैक्टिस सेट, बिहार एसआई का प्रैक्टिस सेट, घटना चक्र की पुस्तक का सोल्यूशन, बिहार पुलिस का सोल्यूशन प्रैक्टिस सेट बहुत देखने हैं। अगर आपने सब नहीं देखा तो पेज में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग फ्रेंड्स ये सीरीज है ना रिवाइज पॉइंट ऑफ व्यू से चला रखे हैं ताकि आपके एग्जाम में फ्रेंड क्वेश्चन जरूर लड़ पाए इसे भी। ठीक है, तो यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं फ्रेंड नेक्स्ट वीडियो।